हेलो नमस्कार दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 21 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा promising signs, then we will discuss talking governor, उसके बाद हम देखेंगे positioning India in a chaotic world, and in the last we will discuss reforms and the task of getting teachers on board। वन बाय वन चारों ही ट्यूटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है promising signs, आशाजनक संकेत। even if the conditional, the NSC पीस इंटेंशन ब्रेक्स अ डेडलॉक, यहां तक कि अगर सशर्त भी तब भी NSCN-IM की शांति मंशा गतिरोध को तोड़ती है। आगे बढ़ने से पहले फिर से क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है जो NSCN-IM नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इजाक मुहिवा, अभी ये जो सरकार के साथ में ये ग्रुप फिर से बातचीत के लिए राजी हो गया है। जब से एग्रीमेंट साइन हुआ था गवर्नमेंट और इस ग्रुप के बीच में 2015 के बाद से, उसके बाद से वार्ता वार्ता चूंकि अलग संविधान और अलग झंडे पर इस मुद्दे पर आकर रुक गई थी, वार्ता ब्रेक हो गई थी। और अभी जो अक्टूबर 2019 से बात करें तो एक तरीके से बिल्कुल डेडलॉक लग गया था। अभी जाके इसमें कुछ एक सुखद मोड़ देखने को मिल रहा है। आगे आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इससे पहले पिछले हफ्ते जब इस ग्रुप NSCN-IM और जो दूसरे नागा ग्रुप हैं, जो कि नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, सबने एक साथ मिलकर प्लेज किया जिससे कि जो गतिरोध है उससे आगे बढ़ा जाए, बातचीत का रास्ता निकाला जाए और एक फाइनल समझौते पर सरकार के साथ मिलकर आगे काम किया जा सके। जो सरकार है NSCN-IM है, दोनों को ही आत्ममंथन की जरूरत है कि आखिर शांति समझौता 2015 में उसका फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाता है, उसके बाद से ही अभी तक गतिरोध आखिर क्यों बना रहा। सीज फायर की बात करते हैं तो 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट हो जाता है। अब आगे आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुछ कारकों की बात करें जो शांति समझौते को आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो बेसिकली उसमें कई जो नागा ग्रुप थे उनकी तरफ से चुटपुट हिंसात्मक कार्रवाई भी जारी थी, जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार है वो इनसे प्रॉपर डील नहीं कर पा रही थी। इन सब के अलावा जो गतिरोध था, इससे पूरा जो एक मुहिम है वो भी कहीं ना कहीं वो वीक पड़ रहा था। और ऐसे में शांति की जो बात आती है तो उसका रास्ता आगे सशक्त हो पाता है। बेसिकली इनका क्या डिमांड था, ये नागालैंड और कुछ इर्द गिर्द जो दूसरे स्टेट के, कुछ असम का एरिया मिला के, मणिपुर का एरिया मिला के, अरुणाचल का कुछ एरिया मिलाकर एक ग्रेटर नागालिम की डिमांड कर रहे थे। ये पूरा ग्रुप मिलाकर कि इस पूरे एरिया को नागालैंड से और बढ़ाकर ये इथनिक आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर इसको नागालिम के रूप में घोषित किया जाए। और सबसे बड़ी बात थी, इनका दूसरा रेडिकल एक डिमांड ये भी था कि इनका अपना संविधान होगा और अपना झंडा होगा, जो कि भारतीय संविधान और भारतीय झंडे के इतर होगा। सरकार निश्चित तौर पर इस दो डिमांड को मानने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी और इसी से गतिरोध बना हुआ था। अब आगे आर्टिकल में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि चूंकि अभी शांति वार्ता और वार्ताओं का दौर आगे शुरू और ज्यादा हो जाएगा, ऐसे में ध्यान देने की जरूरत है किसी भी तरीके से जो ऐसे में ध्यान देने की जरूरत है
किसी भी तरीके से जो राज्य सरकार की बाउंड्री है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि यदि परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जो अन्य राज्य हैं उनमें भी जो खींचातानी है उसमें और ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर मतभेद हैं, मतभेद और ज्यादा उभर कर सामने आएंगे, किंतु उन मतभेदों से पार पाने के लिए सरकार और जो नागा ग्रुप है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव तय किए गए हैं उनको समझदारी पूर्वक इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना होगा। अगले आर्टिकल की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल है टॉकिंग गवर्नर। राज्यपाल से बात कर रहे हैं अथवा राज्यपाल बात कर रहे हैं। बेसिकली केरला इज विटनेसिंग एन अगली स्पैट बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम। आर्टिकल में बात हो रही है केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी के रूप में ये जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और उनके जो फंक्शनरी है, कार्य करने के तरीके हैं, उन पर ये काफी मुखर हो चुके हैं काफी। और जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उनके भी ऊपर कुछ व्यक्तिगत कमेंट इनके द्वारा किए गए। पूरे मामले की जो जड़ है, मामले की बात आ रही कन्नूर यूनिवर्सिटी में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है जहां पर जो चीफ मिनिस्टर है इनके जो पर्सनल असिस्टेंट अथवा प्राइवेट सेक्रेटरी, इनकी वाइफ को, चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी के वाइफ को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कन्नूर यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति हो जाती है। कन्नूर यूनिवर्सिटी की बात करें तो मोहम्मद आरिफ खान जी जो कि केरला के गवर्नर है और इस नाते से वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। तो बेसिकली इस नियुक्ति का ये काफी विरोध जता चुके हैं और अपने विरोध जताने की प्रक्रिया में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं जहां पर पब्लिकली वो इस बात से अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है जिस गवर्नमेंट की, सीपीआईएम, उस पर ये कई सारे आरोप भी लगा देते हैं। इवन आरोप में वो आगे बढ़ते बढ़ते एंटी नेशनल, नेपोटिज्म और एंटी सोशल जैसे गंभीर आरोप भी लगा जाते हैं। अब चूंकि आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि गवर्नर एक गरिमामय पद होता है, तो एज अ गवर्नर क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना उचित था अथवा कुछ और गरिमापूर्ण तरीके से अपने विरोध को दर्ज किया जा सकता था। क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के मैंडेट से आती है, लोकतंत्र की ये बहाली के द्वारा सरकार होती है, जबकि जो गवर्नर होता है उनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसे में पब्लिकली अपना विरोध दर्ज कराना जो गवर्नर होता है उस पद की गरिमा के खिलाफ भी जाता है। इसके अलावा आर्टिकल में कुछ और इशू को लेकर भी आरिफ मोहम्मद खान जी जिसको मुखर हुए हैं उसकी बात कही जा रही है, जिसमें स्टेट पेंशन की बात कही जा रही है, जो कि जो पॉलिटिकल जो अपॉइंटी होते हैं उनके जो पर्सनल स्टाफ जो लगभग 2.5 साल से ऊपर जो काम कर लेते हैं उनको पेंशन मिलता है, जिसका वहन पर जो काम कर लेते हैं उनको पेंशन मिलता है, जिसका वहन राज्य सरकार करता है। इसके खिलाफ भी मुखरता से गवर्नर साहब बात कर चुके हैं। इसके अलावा लोकायुक्त, इनको लेकर सरकार की तरफ से कुछ इसमें चेंजेस के लिए प्रावधान करने थे, जिस पर भी ये गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान जी उस पर भी अपना विरोध जता चुके हैं और इनके साथ इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये जो दोनों एक्ट रहेंगे इस पर ये सिग्नेचर नहीं करने वाले हैं। पहला, जो हायर एजुकेशन से संबंधित बदलाव केरल सरकार लाना चाह रही है। दूसरा, जो लोकायुक्त से संबंधित, लोकायुक्त के संबंधित कुछ निर्देश होने हैं जिससे कि लोकायुक्त की कुछ पावर कम हो सकती है, उस पर ये सिग्नेचर नहीं करेंगे।
अंत में आर्टिकल को इस बात से खत्म किया जा रहा है कि बेसिकली जो लोकतंत्र होता है वहां पर जो इलेक्टोरल मैंडेट द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो उसके कोर में होती है, किंतु ऐसा नहीं होता है कि सरकार को मनमाना हो जाएगी या कोई भी कार्य कर ले उस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं लगेगा। गवर्नर का कार्य होता है कि कुछ चेक एंड बैलेंस जहां पर संभव हो अथवा तनातनी की कंडीशन बनती भी है तो उसको समझदारी पूर्वक बातचीत के तरीके से, गर्मामयी तरीके से, आपसी संवाद की स्थिति से उसको डील करना चाहिए, न कि वाद और विवाद से। आगे आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पोजीशनिंग इंडिया इन अ कैओटिक वर्ल्ड, अस्त व्यस्त दुनिया में भारत की स्थिति। विद ओल्ड फैशन्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क jostling alongside newer political challenges, India's foreign policy planner need to refashion the way they look at the issues. पुराने जमाने के भू राजनीतिक जोखिमों के साथ साथ नई राजनीतिक चुनौतियों के साथ धक्का मुक्की या भारत के विदेश नीति नियोजकों के आज के मुद्दे को देखने के तरीके के पूर्ण परिवर्तन की मांग करता है। इस आर्टिकल को लिखा है आनंद जी ने। ये भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, इसके अलावा भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा जाता है जहां पर बेसिकली भारत की विदेश नीति की बात हो रही है और साथ में आज की जो दुनिया है वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रही है उसका जिक्र कर रहा है और उसमें भारत की जो विदेश नीति है उसमें किस तरीके से परिवर्तन नजर आ रहा है और आने वाले समय में कैसे परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है इसके बारे में बात कही गई है। अभी रिसेंटली एससीओ सम्मेलन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न होता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग जी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान जी और दुनिया के प्रमुख लीडर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दूसरे नेतागण एससीओ सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब चूंकि आर्टिकल में इस बात पर आगे एम्फेसिस किया जा रहा है कि बहुत सारे लीडर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि किस तरीके से जो पश्चिमी देश हैं उनसे उनके संबंध मजबूत हो रहे हैं, उस दिशा में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उसके साथ साथ में किस तरीके से जो आपसी जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके बीच में संबंधों में किस तरीके से प्रगाढ़ता आ रही, कैसे और ज्यादा मजबूत करना है, रोड मैप पे बात होती है। इन सब के बीच में शी जिनपिंग का रिमार्क आता है कि चाइना अब इस तरीके से प्रयास करने का इच्छुक है कि रशिया के साथ में मिलकर एक ग्रेट पावर का निर्माण, उसका क्या रोल होना चाहिए जिससे कि दुनिया में स्थायित्व तो बहाली हो सके, साथ ही साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी से जो आज की दुनिया में एक टर्मोइल देखा जा रहा है, एक अस्त व्यस्तता की स्थिति देखा जा रहा है, उससे निजात पाने में चाइना किस तरीके से रशिया के साथ एक ग्रेटर पावर का रोल प्ले करेगा उसकी बात शी जिनपिंग जी कहते हैं। अब चूंकि इंडिया का इसमें प्रेजेंस रहता है, इंडिया एक ऐसा मेंबर है जिसका वेस्टर्न जो ब्लॉक होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड की बात करते हैं, वहां का भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। एससीओ जैसे ब्लॉक का जहां पर रशिया और चाइना का प्रभुत्व देखने को मिलता है, उस ब्लॉक का लीडर, उस ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी है। तो बेसिकली दोनों ही ब्लॉक में किस तरीके से भारत अपनी जो स्थिति को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, एक नए तरीके के गुट निरपेक्षता की नीति पर भारत की जो विदेश नीति है वो कार्य करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो हमारे कुछ ऐसे ब्लॉक जहां पर संघर्ष वाले भी जो देश हैं, जैसे चाइना की उपस्थिति कहते हैं, वहां पर भी भारत अपनी मौजूदगी अब दर्ज कर रहा है। अब इसमें
प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कही जा रही है कि किस तरीके से भारत की जो फॉरेन विदेश नीति है उसमें परिवर्तन इनके कुछ कार्यों से दिखता है, जिसमें कि जब यूक्रेन विवाद की जब शुरुआत होती है तो भारत उस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी पक्ष की तरफ झुकने से इनकार कर देता है। पर अभी जब एससीओ की बैठक होती है और राष्ट्रपति पुतिन जी से इनकी मुलाकात होती है श्री मोदी जी की, तब अपनी वार्ता की शुरुआत में ये कहते हैं कि अब ये युद्ध का दौर खत्म हो चुका है और बेसिकली आज की दुनिया में यदि मतभेद होते हैं तो मतभेदों को सुलझाने के लिए डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि दबे शब्दों में ही सही श्री मोदी जी ने रशिया की जो कदम था उस पे अपना रुख स्पष्ट किया। हालांकि बहुत से ऐसे जानकारों का यह भी मानना है कि बेसिकली श्री मोदी श्री पुतिन को सचेत कर रहे थे। इसके अलावा अपनी जो भाषण में उन्होंने रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों का धन्यवाद व्यक्त किया। जब युद्ध के दौरान में जब भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको निकालने में यूक्रेन और रशिया दोनों ने भारत की मदद की थी। अब ये चूंकि भारत का मल्टीपल जो इंगेजमेंट है उसको दर्शा रहा है, जो भविष्य में भारत इसके लिए किस तरीके से तैयार हो रहा है। जब क्वाड का भी मेंबरशिप है, बेसिकली बात हो रही है एक तरफ जो वेस्टर्न लीडिंग जो ग्रुप है उनका भी भारत मेंबर है, दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट चाइना रशिया जो लीड करते हैं ऐसे ग्रुप का भी भारत में। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत जो सपना है उसको यथार्थ में मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जो मल्टी अलाइनमेंट की बात होती है, जो गुट निरपेक्षता से हटकर बहुगुट सापेक्षता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ किस तरीके से अब आगे होगा। भारत को एक बड़े रोल अब निभाने की जरूरत है। जो दुनिया भर में जो बहुत सारे देश हैं उनके बीच में जो संघर्ष है उसको मैनेज करने में भारत एक अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके अलावा ईरान के साथ हमारे संबंधों का भी अब टेस्ट हो रहा है। जिस तरीके से जब ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जिस तरीके से रशिया से लगातार वेस्टर्न सैंक्शन के डर के बावजूद तेल का आयात कर रहा है, उस तरीके से ईरान से भी भारत रहा है। उस तरीके से ईरान से भी भारत जिस तरीके से प्राचीन समय में प्राचीन समय क्या अभी कुछ समय पहले तक अपनी जरूरत का लगभग 12% एक बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से तेल इंपोर्ट करता था। पर जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारत पर सैंक्शन की बात कही गई थी कि ईरान से अगर तेल इंपोर्ट होता है तो सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, तब से भारत ईरान से तेल इंपोर्ट बंद करता है। तो ऐसे में अभी एससीओ मीटिंग के दौरान में ईरान द्वारा भी ये प्रस्ताव रखा जाता है कि आप हमसे भी अब जो संबंधों को एक तरीके से डेडलॉक लग रहा है उसको पुनर्बहाली कीजिए। और अब चूंकि भारत के पक्ष में क्या बात होगी इसका निर्णय ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है। भारत क्या निर्णय लेगा अब ये पूरी तरीके से भारत के ऊपर आगे आएगा। ईरान से भी हमारे संबंध को गहरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम अपने एनर्जी स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, वहाँ पर भी ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इसके अलावा चाबहार जब बंदरगाह की बात आती है और साथ में वहाँ पर ईरान के साथ संबंध मजबूत करने की ज़रूरत देखने को मिलती है। इन सब के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान में जब भारत अपनी फॉरेन जो विदेश नीति है जो कि ऑन पेपर काफ़ी मजबूत नज़र आती है, पर व्यवहार में अभी इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान से बात हो रही है कि जिस तरीके से जब हम टेररिज्म की बात करके संबंधों में अभी रुकावट है, ये जो हमारे वोट बैंक होते हैं अथवा जो घरेलू जो नागरिक हैं उनके लिए काफ़ी ये अच्छा अनुभव दे सकता है कि भारत तब तक पाकिस्तान से संबंधों की बहाली नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान से जो टेररिज्म है उनकी धरती से उसको न रोक दिया जाए। सुनने में अच्छा लग सकता है पर ये एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं कहलाएगी, ऐसा ही कहा जा रहा है। इन सब के अलावा आज के समय में नई तरीके के चैलेंजेस हैं। पूरी दुनिया एक ट्रांजिशन के दौर से जैसे गुजर रही है, ऐसे में भारत की जो विदेश नीति है उसको भी काफी ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। और
नई चीज़ों को सीखना होगा, खुद को और ज़्यादा ओपन करना होगा नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, स्पेशली जब भारत चीन रिलेशन की बात आएगी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। इसमें अब जब रिलेशनशिप चाइना से बात आती है, चूंकि चाइना का अब कुछ समय बाद ऐसा भी आकलन है कि चाइना की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो एक ऐसा दौर जब आएगा जब चाइना की इकोनॉमी में जो बढ़त है वो उतनी तेज नहीं होगी, थोड़ा सा इकोनॉमी रुकेगी, और वहीं भारत की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर जो दोनों देशों के बीच का तनाव है शायद उसमें भी कुछ रुकावट देखने को मिले, अथवा जो चाइना आज काफी एग्रेसिव नजर आता है भारत फ्रंट पे, वहां पर चाइना के तेवर में भी उसमें कुछ नमी आने की संभावना जरूर देखेगी, बशर्ते भारत को और ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो चाइना रशिया रिलेशनशिप को लेकर बात कही गई है कि जिस तरीके से लगातार चाइना रशिया रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, इवन जब यूक्रेन रशिया विवाद होता उसके बाद से इसमें और ज्यादा मजबूती देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर ये भारत रशिया संबंधों के लिए कुछ संकट जरूर भविष्य में पैदा कर सकती है, और ऐसे में भारत की विदेश नीति को रशिया और चीन दोनों के साथ किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना होगा, इसको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता अब पड़ चुकी है। इसके बाद जब यूक्रेन युद्ध में किस तरीके से पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर आकर खड़ी हो जाती है, और ये हर देश के कान खड़े कर देता है, स्पेशली भारत को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के दो पड़ोसी देश, जो हम एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, और ऐसे में भारत की जो पॉलिसी है कि हम कभी भी पहला यूज नहीं करेंगे, ऐसी हर पॉलिसी को फिर से रिकंसिडर करना होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर युद्ध की बात आएगी तो हम अपने दुश्मनों पे कि वो पहला यूज नहीं करेंगे, अथवा वो भी उतना ही नैतिक रहेंगे जितना भारत नैतिक है। अब समय कितना कॉम्प्लेक्स हुआ है उसके हिसाब से भारत को फिर से सोचना होगा। इन सब के साथ लास्ट में इस बात को भी कहा जा रहा है कि अब जो आने वाले जो दशक होंगे वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। ऐसे में जो विदेश नीति है भारत की, उसको फिर से पुनर्परिभाषित करना होगा, जो नए तरीके से जो पॉलिटिकल चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनसे डील करने की, और इस तरीके से जो भारत की अब जो फॉरेन जो विदेश नीति होगी उसको फिर से ट्रांसफॉर्म करके समय स्थान की आवश्यकताओं को समझते हुए जिस तरीके से समय डिमांड करेगा उस तरीके से हमको अपनी विदेश नीति में लगातार परिवर्तनों को एक्सेप्ट करते चलना होगा। लास्ट आर्टिकल में बात होगी रिफॉर्म्स एंड द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड, सुधार और शिक्षकों को बोर्ड पर लाने का कार्य। The state may have embarked on radical changes in curriculum, school restructuring and the mode of teaching, but it needs to cross the main hurdle of reaching out to teachers. राज्य ने पाठ्यक्रम, स्कूल पुनर्गठन और शिक्षण के तरीकों में आमूलचूल बदलाव किए हों, लेकिन मुख्य बाधा को पार करने की आवश्यकता है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जहां पर सरकार द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ओवरहॉल करने की आवश्यकता देखी जा रही है। काफी उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास जो जगन मोहन रेड्डी सरकार है उनके द्वारा किया जा रहा है, और बेसिकली एम है कि जो सभी बच्चे हैं उन तक जो शिक्षा है उसका पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके, इन्वायरमेंट को काफी और ज्यादा समावेशी बनाया जा सके, और बेसिकली जो शैक्षणिक स्थल है उसको और सीखने के लिए ज्यादा इंटरैक्टिव किस तरीके से बनाया जा सके, और इसमें बेसिकली जो बच्चे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सीखने की प्रक्रिया में, इसको सुनिश्चित बनाया जा सके। और बेसिकली पूरा जो ऑब्जेक्टिव है आंध्र प्रदेश सरकार का वो है कि अभी तक जिस तरीके से ट्रेडिशनल सीखा जाता था कि कंटेंट सीखने का प्रयास होता था,
कुछ कंटेंट निर्धारित कर दिए जाते थे, इनको पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था। इससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत आ चुकी है। बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ऐसी ही बात कही गई थी कि अब और ज़्यादा किस तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनको बढ़ाया जाए, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बनाया जाए, इंटीग्रेटेड हो। इसके अलावा बच्चे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो सके और पूरी प्रक्रिया आनंददायक हो, बच्चा सीखने में उसको अच्छा लगे, मजा आए। और निश्चित तौर पर यदि ऐसा होगा तो बेटर शिक्षा पहुंच सकेगी। और इसी दिशा में साथ में जो सरकार द्वारा ये प्रयास है कि जो शिक्षा देते हैं टीचर्स को, उनका ट्रेनिंग और ज्यादा किया जा सके, साथ में जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा, जो टीचर्स उनका और ज्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। अब चूंकि जो टीचर्स यूनियन है वो कई सारे जो सरकार द्वारा रिफॉर्म किए जा रहे हैं उनको लेकर आशंकित है। बेसिकली उनका ये भी कहना है कि इनके द्वारा जो पूरी शिक्षण व्यवस्था है, जो शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, उसमें संभव है कि और ज्यादा गिरावट हो जाए। और इनका विरोध कुछ बातों को लेकर चल रहा है, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है कि क्लासरूम को मर्जर कर दिया जाए, मिलाकर कक्षा 3 से कक्षा 5 के जो प्राइमरी स्कूल है उनको हाई स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए। और इससे सरकार का तर्क है जो ड्रॉप आउट रेट होता है, बच्चे स्कूल जो छोड़ देते हैं, उसमें गिरावट आएगी और ज़्यादा बच्चे आकर्षित होंगे पढ़ाई के तरफ और ज़्यादा जो इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ेगा। जो दूर दराज के क्षेत्रों से, जो ट्राइबल एरिया से बच्चे आते हैं, उनकी भी संख्या इस सब प्रयोगों से आगे बढ़ेगी। अब ऐसे में सरकार द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि जब जो टीचर है उनका अटेंडेंस के लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप, जो राज्य के जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी एक ऐप लाया गया है, जिसमें अटेंडेंस के लिए क्या होगा, जैसे मोबाइल होता है सेल्फी लिया जाता है उस तरीके से होगा, तो फेस को अप्रूव करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको डाउनलोड करके जो टीचर्स है अपने मोबाइल फोन पे उनको डेली अटेंडेंस के रूप में जो शिक्षा विभाग है उन तक ये जो रिकॉर्ड है उसको भेजना होगा। राज्य सरकार का मानना है इससे जो टीचर्स है उनका अटेंडेंस में इजाफा होगा, किंतु जो टीचर्स एसोसिएशन है उनका ये मानना है कि बेसिकली इससे उनके कुछ अधिकार और जो वर्चुअल सिक्योरिटी है वो बाधित हो सकती है। और ये जो बदलाव है फेस रिकॉग्निशन का, इसका विरोध किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे पहले जिस तरीके से बायोमेट्रिक होता था, जो आधार से जुड़ा होता था, अंगूठा लगाया जाता था, बायोमेट्रिक से आने जाने का समय उससे क्लियर हो जाता था, उसको लाया जाए और ये फेस रिकॉग्निशन वाली जो इनिशिएटिव की बात कही जा रही है इसको वापस कर लिया जाए। इस पर अभी बहुत ज़्यादा जो रस्साकशी वाली स्थिति पैदा हो चुकी है आंध्र प्रदेश टीचिंग एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में। और आगे कुछ और सुधारों की बात कही जा रही है कि जो अटेंडेंस होगा टीचर्स का वो ऑफिशियल्स जो रिलेटेड होंगे स्कूल डिपार्टमेंट को उन तक पहुंचेगा और बच्चों के जो अटेंडेंस होंगे वो भी ऑफिशियल्स के अलावा जो अभिभावक होते हैं उनके पास भी पहुंचेंगे, जिससे कि उनको भी पता चलेगा कि बच्चा स्कूल आ रहा है और समय से आ रहा है, समय से जा रहा है। इन सब के साथ में सबसे ज़्यादा चिंता का जो कारण बना हुआ है कि जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ हैं फेस रिकॉग्निशन ऐप वाली अटेंडेंस देने के लिए, और वो इस ऐप को डाउनलोड ही नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट से उन बार बार वो अपील भी कर रहे हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस एप्लीकेशन से उन बार बार वो अपील भी कर रहे हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस एप्लीकेशन है इसको वापस ले लिया जाए। ऐसे में जो मिनिस्ट्री है जो रिगार्डेड जो उनका ये है कि वो ये भी बात कर रहे हैं कि कई बार इंटरनेट नहीं हो सकता है, ट्राइबल एरिया है, दूर दराज के क्षेत्र है, ये भी हो सकता है, साथ में उनका जो वर्चुअल सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी हो सकता है। तो इन सब के साथ में ये चूंकि बात हो रही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इसका जो बेसिकली काम ये है कि जो बहुत सारे ऐसे जो टीचर होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं अथवा सिस्टम के साथ वो फ्लॉ करते हैं,
कुछ जो लूप होल ऑफ सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल करके किसी तरीके से उनका अटेंडेंस सुनिश्चित हो जाता है, किंतु वो स्कूल में उनकी जो मौजूदगी होती है वो नहीं होती है। और इसी से पार पाने के लिए जो फेस रिकॉग्निशन ऐप का अटेंडेंस है इसको लाया गया है। अब चूंकि दोनों ही पक्ष सरकार और जो टीचर हैं, किंतु जो टीचर होते हैं वो किसी भी बदलाव को लाने के लिए, चूंकि बदलाव कब होगा, बदलाव समाज में तब होगा जब बुनियादी स्तर पर बदलाव हो। वो बदलाव तब प्रभावी होगा जब बच्चों में बदलाव हो, बच्चों में बदलाव तब हो पाएगा जब जो शिक्षक है वो उस बदलाव को सीखें, उस बदलाव के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएं। और अब जो सरकार है उनको कोई तरीका निकालना होगा किस तरीके से जो टीचर्स है उनको मोटिवेट किया जा सके। और ये भी बात कही जा रही है कि अगर टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव भी जोड़ दिया जाए कि चलिए ठीक है, और यदि जो टीचर बेटर परफॉर्मेंस करता है, अटेंडेंस बेटर रहता है, बेहतर तरीके से सिखाता है, उसके लिए कुछ इंसेंटिव अलग से रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था को ये और ज़्यादा